या अली मदद। आज के संदेश की शुरुआत हम कुछ सवालों पर गौर करते हुए करते हैं। अगर कोई हमसे पूछे कि आप कितने अमीर हो, या तो कभी हम अपने आप को पूछते हैं, दूसरों के मुकाबले मैं कितना अमीर हूं। और इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हमारा ध्यान ज्यादातर हमारी तनख्वाह, कमाई, कारोबार, बैंक बैलेंस, कीमती चीजें और मालो दौलत पर जाती है। सामान्य तौर पर यही वो पैमाने यानी पैरामीटर्स है कि जिससे यह तय होता है कि कौन कितना अमीर है। आइए आज के संदेश में हम दो बेमिसाल कहानियां सुने और अमीरी को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करें। एक बार एक नौजवान अपने बुरे नसीब को कोस रहा था। वह बड़बड़ा रहा था कि उसके पास पैसा नहीं है और इस वजह से वह बहुत उदास रहता है। एक दिन जब वह एक समझदार बुजुर्ग के पास से गुजर रहा था तो उसे उस बुजुर्ग के साथ बात करने का मन होता है। वह रुककर उस बुजुर्ग को अपनी आपबीती सुनाने लगता है। वह बुजुर्ग उस नौजवान की दुखद बातों को बड़ी ही शांति से सुनते हैं और जब उसकी बातें पूरी हो जाती है तो वह बुजुर्ग उस नौजवान से पूछते हैं कि बेटा, आप इतने उदास और दुखी क्यों होते हो? वह नौजवान कहता है कि मैंने अभी तो आपको मेरी मुश्किलें बताई थी। मैं नहीं जानता कि मैं हमेशा से इतना गरीब क्यों हूं। बुजुर्ग बड़े आश्चर्य से बोले, गरीब? आप गरीब हो? पर मुझे तो आप बहुत धनवान लगते हो। बुजुर्ग की ऐसी बात से वह नौजवान हैरान रह जाता है। वह बुजुर्ग से पूछता है कि आखिर आपके ऐसे कहने का क्या अर्थ है। वह बुजुर्ग उस नौजवान को सवाल करते हैं, मानो कि कोई तुम्हें $1000 के बदले अपना एक हाथ देने को कहेगा, तो क्या तुम उसे अपना एक हाथ दे दोगे? नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, हरगिज नहीं। बुजुर्ग फिर से उस नौजवान को पूछते हैं, समझो कोई तुम्हें एक पैर के बदले $10,000 देने को कहे, तो क्या तुम उसे अपना एक पैर दे दोगे? नौजवान ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं दूंगा। बुजुर्ग पूछते हैं कि अगर कोई तुम्हें जिंदगी के बदले $1 करोड़ दे, तो क्या तुम अपनी जिंदगी उसे दे दोगे? अब की बार भी नौजवान ने वैसे ही जवाब दिया कि बेशक मैं अपनी जिंदगी नहीं दूंगा। वह बुजुर्ग आदमी मुस्कुराते हुए कहते हैं, सही कहा, कोई कितना भी पैसा दे, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से सोचो तो तुम करोड़पति हो, तुम बेहद धनवान हो, तो फिर बार बार गरीब होने की शिकायतें क्यों करते रहते हो? बुजुर्ग की यह बात सुनकर वो नौजवान बिना कुछ बोले अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। वह नौजवान बुजुर्ग की उस बात पर गौर करने लगता है। आखिरकार उसे धनवान होने का सही मतलब समझ में आ गया। पर क्या हमें इसका मतलब समझ में आया? कई मर्तबा हमें भी ऐसा ही महसूस होता है। हमें जिंदगी में जो कुछ भी मिला है, हम उससे खुश नहीं है, हमें उससे संतोष नहीं है। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी एक उम्दा और आला नियामत है। इंसानी जिंदगी बहुत ही अहम है। यह पवित्र है क्योंकि इसका निर्माण करने में आया है। हालांकि जिंदगी की राह में असलामती, मुश्किलात और मेहनत जरूर है, पर इसका यह मतलब कतई नहीं है कि जिंदगी बेमायने है। जिंदगी हमें बहुत सारे मौके और थोड़ी बहुत चुनौतियां भी देंगी, चैलेंजेस भी देंगी। हमारा मजहब हमें अपनी तकलीफों के बारे में सोचने के बजाय हमें मिली बेशकीमती नियामतों के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड यानी कि हकारात्मक अभिगम की सोच और उसके लिए शुक्रगुजार की भावना रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। हम उस बात से अपना ध्यान न हटाएं कि हमारे लिए क्या जरूरी है। हमारे मूल्यों, हमारी कोशिशें और हमारी मेहनत को सराहे और इस खुशी का आनंद उठाए। अगर हम अपने मजहब पर मजबूत रहेंगे, हमारे पास जो है उसका मूल्य समझने की कोशिश करेंगे और उसी तरह से हमारे पास जो यह वक्त है
उसका सही तरह से उपयोग करेंगे तो हम इंसानी ज़िंदगी की अहमियत को समझ पाएंगे। तो आइए हम अपना ध्यान इन बातों पर केंद्रित करें और कोशिश करें और कड़ी मेहनत करें। शुरुआत करने के लिए यह सही वक्त है। चलिए हमारी कोशिशों को सराहें और ज़िंदगी नाम के इस तोहफे को खुशी से जिए। वाकई अगर हम हमारी जिंदगी की ओर रुख करें तो जिंदगी की दौलत से कोई और दौलत बड़ी नहीं है। बस एक सकारात्मक नजरिए की जरूरत है। पैसे आज है कल नहीं भी, आज नहीं है कल खुदा की रहमत से आ भी सकते हैं। पैसों के पैमाने से लोग अमीर या गरीब नहीं होते, पर खुदा से मिले इस उम्दा जिंदगी के तोहफे को हम किस तरह से जीते हैं, उससे एक इंसान की अमीरी तय होती है। जिंदगी एक बेशकीमती तोहफा है, उसका कोई मूल्य नहीं, जैसा कि हमने कहानी में सुना। यह हमारी इंसानी सोच है कि कई मर्तबा हम हमारी जिंदगी को मूल्यवान नहीं समझते। जिंदगी के उतार चढ़ाव या नाकामयाबियों से हम ये मान लेते हैं कि हमारी जिंदगी का मूल्य खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आइए इस मुद्दे को हम आज की दूसरी कहानी से समझें। एक जाने माने स्पीकर ने हाथ में 1000 का नोट लहराते हुए अपना सेमिनार शुरू किया। हॉल में बैठे सैकड़ों लोगों से उसने पूछा, ये 1000 का नोट कौन लेना चाहता है? हाथ उठना शुरू हो गए। फिर उसने कहा, मैं इस नोट को आप में से किसी एक को दूंगा, पर उससे पहले मुझे ये कर लेने दीजिए। ऐसा कहकर उसने नोट को अपनी मुट्ठी में मोड़ना शुरू कर दिया और फिर उसने पूछा, कौन है जो अब भी यह नोट लेना चाहता है? अभी भी लोगों के हाथ उठने शुरू हो गए। अच्छा, उसने कहा, अगर मैं ये कर दूं, और उसने नोट को नीचे गिराकर पैरों से कुचलना शुरू कर दिया। उसने नोट उठाई, वह बिल्कुल गंदी हो गई थी। क्या अभी भी कोई है जो इसे लेना चाहता है? और एक बार फिर हाथ उठने शुरू हो गए। इस कहानी से हमने आज एक बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा है। मैंने इस नोट के साथ इतना कुछ कर दिया, फिर भी आप इसे लेना चाहते थे, क्योंकि ये सब होने के बावजूद नोट की कीमत घटी नहीं, उसका मूल्य अभी भी 1000 ही था। कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है, लेकिन हमें एक बेशकीमती संदेश दे जाती है। जीवन में कई बार हम गिरते हैं, हारते हैं, हमारे लिए हुए निर्णय हमें नाकामयाबी देते हैं। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी कोई कीमत ही नहीं है। कई बार अन्य लोगों के व्यवहार से और उनकी अपेक्षाओं से या फिर हमारी परिस्थितियों की वजह से हम अपने आप को लाचार समझने लगते हैं और अपने आप को लायक नहीं समझते। लेकिन हम चाहे आज या भविष्य में जो भी परिस्थिति में हो, हमारा मूल्य कम नहीं होता। हम स्पेशल है। इस बात को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। हमें अपनी काबिलियत और योग्यता पर भरोसा करना चाहिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से जीने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम अपने परिवार वालों को और समाज को योगदान देने के काबिल बन सके। हमें यह याद रखना चाहिए कि अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात यानी कि सर्वश्रेष्ठ सर्जन के दर्जे से नवाजा है। जैसा कि कुरान शरीफ की सूरा अत-तीन आयत 4 में फरमाया गया है, निसंदेह हमने मनुष्य को सर्वोत्तम संरचना के साथ पैदा किया। यह जीवन अल्लाह की तरफ से मिली एक नियामत है। जिंदगी के इस भेंट को हमें संभालना चाहिए और अपनी क्षमताओं को विकसित करने की कोशिश करनी चाहिए। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह अलैहिस्सलाम ने मेमोइर्स ऑफ आगा खान में फरमाया है, लाइफ इज़ अ ग्रेट एंड नोबल कॉलिंग, not a mean and groveling thing to be shuffled through as best as we can, but a lofty and exalted destiny. इस तरह हमें याद रखना ज़रूरी है कि हम अनमोल है, अशरफुल मखलूक़ात है। इसीलिए
हमें अपनी जिंदगी को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जीने की कोशिश करनी चाहिए। बेशक आज की दोनों कहानियां हमें हमारी जिंदगी की गहराई और उसका मूल्य समझाती है। यह कोई आम नहीं, पर हमें हमारे रब से मिली एक खास नवाजिश है। जिंदगी के इस सफर में रास्ता हर वक्त एक जैसा नहीं होता। कई मर्तबा हम गिरते भी हैं, पर गिरने से हमारा मूल्य कम नहीं हो जाता। हमें हमारे अतीत के अनुभव और नाकामयाबियों को भूलकर आगे बढ़ना है। यह कभी नहीं भूलना है कि हम सर्वजन में सर्वश्रेष्ठ है, और जो चीज़ हमें सर्वश्रेष्ठ बनाती है वो हमारी अक्ल है। हमें हमारी अक्ल और काबिलियत पर यकीन करके आने वाले बेहतर कल के लिए मेहनत करनी है, और हमारे यही कदम हमें दुनियावी तौर पर भी अमीरी की ओर आगे ले जाएंगे। आइए हम हमारी ज़िंदगी के मूल्य को समझें और उसे बेहतरीन तरीके से और खुशी से जिए। आज के संदेश के आखिर में आइए हम एक मधुर गाने की पेशकश देखें। या मौला मेरे मौला अली मौला, या मौला मेरे मौला अली मौला, या मौला कर दे करम की इंतहा मौला, या मौला कर दे करम की इंतहा मौला, या मौला मेरे मौला अली मौला, या मौला मेरे मौला अली मौला। तेरा करम मौला मौला मौला। नूर से तेरे है रोशन ये जहां, गुन तेरे गाए जमीनों आसमां, नूर से तेरे है रोशन ये जहां, गुन तेरे गाए जमीनों आसमां, और जलालत है तेरी सब पे अया, और जलालत है तेरी सब पे अया, या मौला मेरे मौला अली मौला, या मौला मेरे मौला अली मौला। या अली मदद। या અલી મદદ। ભારતને તાજેતરમાં કોવિડ-19ની વેક્સિનની મંજૂરી આપવામાં આવી છે અન્ય દેશો સાથે। આ આપણા માટે બહુ ખુશીની વાત છે। આપણા મનમાં એક રાહત, એક ઉમ્મીદ પેદા કરે છે, એક આશા છે આપણા મનમાં। બટ સાથે સાથે ચિંતા,
ઘણા સવાલો આપણા મનમાં પેદા થાય છે. ઘણા સવાલોના જવાબ આપણને આજે મળી જશે. ઘણા સવાલ છે જેના જવાબ આપણને આગળના 2-3 મહિનામાં આપણને ક્લેરિટી આવશે અને એના જવાબ પણ આપણને મળશે. ભારતમાં વિશ્વનું સૌથી મોટું વેક્સિનેશન કાર્યક્રમ થશે અને આના પહેલા તબક્કામાં પ્રાયોરિટી પોપ્યુલેશન એટલે પ્રાથમિક વર્ગને સામેલ કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રાથમિક વર્ગ એટલે કોણ? આમાં સામેલ થાય સ્વાસ્થ્ય ક્ષેત્રના કર્મચારી એટલે હેલ્થકેર પ્રોફેશનલ્સ જેવા કે ડૉક્ટર્સ, નર્સિસ વગેરે, ફ્રન્ટલાઇન વર્કર્સ એટલે પોલીસ અને પબ્લિક ટ્રાન્સપોર્ટના વાહન ચાલકો વગેરે, 50 વર્ષની ઉપરના લોક, 50 વર્ષની નીચેના લોક જેઓને ડિઝીઝ હોય જેમ કે કાર્ડિયાક ડિઝીઝ, હાર્ટ ડિઝીઝ, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ વગેરે. અહીં જમાતને એક ખાસ સાવચેત કરવાની જરૂર છે કે ઘણી બધી સોશિયલ મીડિયા પર અથવા વોટ્સઅપ પર અથવા તો આપણી પર મેસેજ આવતા હોય છે જે કદાચ ઓથેન્ટિક નથી હોતા. કોઈ વેબસાઇટનું નામ અથવા કોઈ ફોન નંબર કે કોઈ ઈમેલ આઈડી આવે છે કે આના પર રસી માટે તમે તમારી માહિતી મોકલો, તો આનાથી ખાસ કાળજી રાખજો. કોઈ ફ્રોડનો કે કોઈ ખોટી વેબસાઇટનો આપણે શિકાર ન બનીએ. તમને ક્યાંય પણ જરૂર પડે તો તમારા લોકલ આરોગ્ય કર્મચારીઓ છે, તમારું લોકલ તંત્ર છે, તમારા ડૉક્ટર્સ છે અથવા તો આપણી જમાતની હેલ્પલાઇન છે એના પર સંપર્ક કરી અને ચોક્કસ માહિતી મેળવજો કે એની પદ્ધતિ અથવા એની રજિસ્ટ્રેશન કરવાની રીત શું છે. બધા વેક્સિનોને ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સથી પસાર કરવો હોય જેમાં એની અસરતાની ખાતરી અને સુરક્ષાની ખાતરી ક્લિયર થાય. સેન્ટ્રલ ડ્રગ કંટ્રોલર ઓફ ઇન્ડિયા એની એક્સપર્ટ ટીમ આ મંજૂરી આપવા પહેલાં ક્લિનિકલ ટ્રાયલ અને જોખમની સમીક્ષા ચેક કરશે. જેમ આપણે નોર્મલ દવાઈ લઈએ છીએ, આપણે એનાથી થોડી સાઈડ ઇફેક્ટ્સ આપણને થોડોક આમાં સાઈડ ઇફેક્ટ્સ થવાના ચાન્સીસ હોય છે, જેમ કે તાવ, બોડી એક. એમાં વેક્સિનથી બી ઘણીવાર થોડા સાઈડ ઇફેક્ટ્સ થઈ શકે છે. બધાને થાય એવું જરૂરી નથી, બટ યસ આપણને થોડું સતર્ક રહેવું જરૂરી છે કે તમને ક્યારે તાવ કે વેક્સિન લીધા પછી બોડી એક થાય, માથાનો દુખાવો થાય તો ઇમિડિયેટલી તમારા ડૉક્ટરનો સંપર્ક કરવો જોઈએ. તમે હેલ્થ બોર્ડનો સંપર્ક કરી શકો છો અને વેક્સિન પછી ગવર્મેન્ટ બી ત્યાં તમને અડધી કે 1 કલાક રાખીને તમારી તપાસણી કરશે કે તમને આના વેક્સિનના લીધે કાંઈ પ્રોબ્લેમ થયો છે કે નહીં. વેક્સિનના 2 ડોઝ છે જે 28 દિવસના અંતરમાં આપવામાં આવે છે. આ બંને ડોઝ લેવા જરૂરી છે કેમ કે સેકન્ડ ડોઝના 2 અઠવાડિયા પછી બોડીમાં એન્ટીબોડીઝ પેદા થાય. બટ એમાં બી તમને 100% પ્રોટેક્શન મળે એવું નથી, એટલે આપણને સાવધાનીના જે પગલાં છે આપણને ચાલુ રાખવાના છે, જેમ કે માસ્ક બરાબર પહેરવાનો છે, સેનિટાઈઝરનો યુઝ કરવાનો છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ રાખવાનું છે, સમય પર આપણને હાથ બરાબર ધોવાના છે. આ આપણને વેક્સિન લીધા પછી બી આ આપણને આગળ બી કન્ટિન્યુ રાખવાનું છે. શું તમે વેક્સિનની ક્રાઇટેરિયામાં આવો છો પણ તમને શોર્ટલિસ્ટ નથી કરવામાં આવ્યું છે? યાદ રાખો કે આ અલગ અલગ તબક્કામાં થાય છે, એટલે તમારું ટર્ન જ્યારે આવે ત્યારે સરકારી ઓફિશિયલ તમને કોન્ટેક્ટ કરશે. વોટ્સએપ, સોશિયલ મીડિયા અને બીજી ખોટી માહિતીથી દૂર રહો. ગવર્મેન્ટની મિનિસ્ટ્રી ઓફ હેલ્થ અને ફેમિલી વેલફેરની વેબસાઇટ પર તમને સતત ઇન્ફોર્મેશન મળતી રહેશે અને આગા ખાન હેલ્થ બોર્ડ ફોર ઇન્ડિયા પણ તમને રેગ્યુલર અપડેટ્સ આપશે. વેક્સિન લેવા સંબંધિત અગર તમને કોઈ પણ સવાલ હોય તો તમે પોતાના ડૉક્ટરને અથવા તો હેલ્થ બોર્ડના ડૉક્ટરને જમાતી હેલ્પલાઇન ઉપર સંપર્ક કરી શકો છો. સમજી લેજો કે કદાચ આપણે આ કોરોનાના અંત તરફ કદાચ થોડો પ્રયાણ કરી રહ્યા છે, પણ હજી સફર બહુ લાંબી છે. હજી કદાચ આ કેટલું લાંબુ આનો અસર રહેશે અથવા કેટલી લાંબુ આ બીમારી ચાલશે આપણને ખબર નથી. તો ફરી એકવાર જમાતને વિનંતી કરવાની કે સાવચેતીના પગલાંને ક્યારેય પણ અવગણશો નહીં. એ જે આપણે સાવચેતીના પગલાં લઈએ છીએ ને ચુસ્તપણે એનો અમલ કરાવવાનો છે, બીજા પાસે કરાવવાનો છે, તો જ આપણે આ કોરોના સામે લડી શકશું. યાદ રાખો કે હાલમાં ફક્ત સરકાર દ્વારા જ વેક્સિન આપવામાં આવે છે. જેઓને શોર્ટલિસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે એને લોકલ ગવર્મેન્ટ ઓથોરિટીઝ પોતે સંપર્ક કરશે. બીજાઓને ધૈર્ય રાખવું પડશે અને ગવર્મેન્ટ ગાઈડલાઇન્સનું અનુસરણ કરવું પડશે. તમને વેક્સિન સંબંધિત કોઈ પણ સવાલ હોય તો તમે પોતાના ડૉક્ટર અથવા તો જમાતી હેલ્પલાઇન નંબર ઉપર હેલ્થ બોર્ડના ડૉક્ટરનો સંપર્ક સાધવી શકો છો. અમે તમારી માટે અહીંયા હાજર છે. થેન્ક યુ.